तो जीन्स जो है वो क्या करते हैं, इसी तरह के मॉलिक्यूल्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि वो स्पेसिफिक करेक्टर के लिए एक प्रोटीन बनाएं। ठीक है, वो प्रोटीन क्या करेगा, कंट्रोल करेगा आपके स्किन कलर को। अब वो डिसाइड करेगा, बेसिकली वो प्रोटीन क्या करेगा, फॉलो करेगा स्पेसिफिक जीन की इंस्ट्रक्शंस को। वो जीन जीन जो है हेयर का अलग होगा, स्किन का अलग होगा, हाइट का अलग होगा। जितने जीन्स होंगे हर करेक्टर के लिए डिफरेंट जीन्स होंगे, और हर जीन्स के जितने डिफरेंट जीन्स होंगे उसी उसी के हिसाब से डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे, और वो प्रोटीन्स आपको डिफरेंट किस्म की करेक्टरिस्टिक्स देंगे। आपकी हाइट, आपके कलर, आपकी स्किन, एवरीथिंग वो जो डिसाइड करेगा, प्रोटीन की जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर हो रहा है बेसिकली वो डिसाइड करेगा कि ये करेक्टर्स आपके अंदर आने हैं। जीन्स अगर इन पेयर्स, जीन्स हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जीन कभी भी अकेला नहीं होता। एवरी हेरिडिटी करेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म, लाइक टॉलनेस मतलब लंबे को बोलते हैं, डवार्फनेस बोलते हैं शॉर्ट को, मतलब जो शॉर्ट हाइट होती है हम उस सेंस में डवार्फनेस लेते हैं। आई कलर, फ्री ईयर लूप, लाइक जो आपके कान अटैच्ड हैं ये या फिर फ्री हैं, फ्री ईयर लूप, अटैच्ड ईयर लूप एट्सेट्रा, ये सारे करेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये किस में आते हैं, आपकी हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक्स का हिस्सा हैं। एंड इज़ कंट्रोल बाय द पेयर ऑफ द जीन्स। तो आपकी जो जीन्स हैं जो विच अकर इन द पेयर, all these genes control such kind of characteristics. One member of a gene pair comes from the male parent and while the other comes from the female parent. अच्छा, ये बात आपको पता है हमेशा जो जीन्स जो होते हैं पेयर के फॉर्म में क्यों होते हैं, पेयर हमेशा पेयर के फॉर्म में होते हैं। और जो जो जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स आपकी बॉडी में आ रही हैं हमेशा उसका एक पेयर आपके फादर से आएगा, ठीक है, थ्रू स्पर्म, और एक पेयर आपकी मदर से आएगा इन द फॉर्म ऑफ एग। ठीक है, उसके कम्बिनेशन से करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो शो होंगे आप में आकर इन नेक्स्ट जनरेशन। तो जीन्स जो होते हैं दे ऑलवेज कम इन द पेयर्स, एंड वन फ्रॉम द मेल पेरेंट एंड वन फ्रॉम द फीमेल पेरेंट। वेयर आर द जीन फाउंड फिजिकली, नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि जीन की लोकेशन कहाँ है, जीन कहाँ पाए जाते हैं। जीन्स आर द सेक्शन ऑफ द डीएनए, ओके, डीएनए मॉलिक्यूल एंड आर लोकेटेड ऑन ए क्रोमोसोम। जीन क्या है, डीएनए का एक डीएनए के सेक्शन हैं। ठीक है, डीएनए के ऊपर ना छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, हम उनको जीन्स बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ होते हैं, इनकी लोकेशन का है क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए है, डीएनए के ऊपर जीन्स का स्ट्रक्चर है। तो अल्टीमेटली जीन्स कहाँ है, दे आर ऑन अ क्रोमोसोम। एज डिफरेंट सेक्शन ऑफ द DNA are the set of the information for the development of the different characters in an organism. As different section, जैसे कि DNA के different sections होते हैं, उन sections को हम basically क्या बोलते हैं, genes बोलते हैं। ठीक है, ये जो DNA itself इसके पास complete information है हर organism की, कि इस organism की height कितनी होगी, skin color कैसा होगा, everything। जीन, अब आपका जो डीएनए बेसिकली इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है आपकी बॉडी में जो जो फंक्शन कैरी आउट करना है, कौन कौन से करेक्टर्स आपकी बॉडी में इंड्यूस करने हैं। क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, थ्रेड होते हैं ना, थ्रेड की तरह का। दे अपेयर एज अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। अच्छा, एक चीज़ ये कि जब क्रोमोसोम जो है आपको थ्रेड फॉर्म स्ट्रक्चर में नज़र आएगा बिफोर सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड नहीं होगा तो क्रोमोसोम की जो अपेयरेंस है कैसी होगी, थ्रेड लाइक होगी। ठीक है, दे अपेयर एज डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट, मुख्तलिफ। दे अपेयर एज ए डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, बट एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन इसका स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक से कुछ डिफरेंट हो जाएगा। अ टिपिकल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ द 2 आर्म्स कॉल्ड क्रोमैटिड। ठीक है, अगर हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके 2 आर्म्स होते हैं, और उन आर्म्स का एक स्पेसिफिक नेम है जिसे हम क्रोमैटिड्स बोलते हैं, विच आर अटैच टू द सेम पार्ट कॉल्ड द सेंट्रोमेयर। वो एक स्पेसिफिक, ये जो दोनों आर्म्स है ना वो एक सेम स्पेसिफिक पॉइंट पे आके अटैच होते हैं जिसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, जीन्स एंड द डीएनए इज शोन इन द फिगर 2.3। काइंडली टर्न योर पेज। So in the middle of the cell, this is the structure of the cell. In the middle of this diagram, this is a nucleus, and little bit zoom in. Can you see the structure of the chromosome? आप देख रहे हो exactly। इसको इन्होंने इसके अंदर का जो मटेरियल है, the material inside of the nucleus, that is actually this one, this blue color।
This is the chromosome and it has two arms, one arm and two arm. Can you see that? It has two arm, one arm and two arm, and both of these arms are get connected at that specific point, and this point is called centromere, and these two arms are called chromatid, and this complete whole structure is called chromosome. Is that clear? Okay, this is the structure of the DNA. This is the structure of the DNA, and we know that on a DNA there are the small section which is called gene and which control your expression of the characteristics which appear in your body. Okay, अगर हम इस डीएनए के स्ट्रक्चर को फर्दर इन्हांस कर जूम करके देखें अंडर द माइक्रोस्कोप तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है. इस तरह का देखिए इस थ्रेड को, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये थ्रेड बना हुआ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. आप इस ये क्रोमोसोम जो देख रहे हो आप, दैट इज बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. अगर आप इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जूम करके देखते हो तो आपको सब नज़र आते हैं, क्रोमेटिड नज़र आते हैं, सेंट्रोमेर नज़र आते हैं. तो ये है बेसिकली क्रोमोसोम, डीएनए और जीन के स्ट्रक्चर. द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट फॉर एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म. बात मैंने बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट पे की थी. हर स्पीशी के नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है वो डिफरेंट होंगे. एनिमल्स का प्लांट से डिफरेंट होगा, हर एनिमल का अब दूसरे एनिमल से डिफरेंट होगा. लाइक जो चिंपैंजी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो फ्रॉग से डिफरेंट होगा, जो फ्रॉग में है वो बाकी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होगा. ह्यूमन बींग्स का सेम होगा. ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम. इन जनरल द बॉडी सेल, अब बॉडी सेल को हम कहते हैं सोमैटिक सेल. अगर कहीं भी द टर्म आ जाए द सोमैटिक सेल, कंफ्यूज लेना, दैट्स मीन द बॉडी सेल. द क्रोमोसोम अकर इन द पेयर बट द गैमेट्स, sperms or egg or the spore which are formed by the meiosis contain one member of each chromosome pair. Okay, वो ये कह रहे हैं इन जनरली अगर हम बात करें जो बॉडी सेल्स होते हैं क्रोमोसोम के वो पेयर की फॉर्म में होते हैं. ठीक है, हमारी बॉडी सेल क्या है, पेयर की फॉर्म में होते हैं. जो अच्छा देर थे नाउ क्वेश्चन व्हाई द गैमेट्स अकर इन not occur in the pair form. The reason is that because you gain one pair of the gamete from the mother and other from father. तो इस तरह से हाफ आपने नंबर एक मदर से लेना होता है, एक फादर से लेना होता है. अगर ऑलरेडी आपकी बॉडी में डबल नंबर हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा, ठीक है, 2n हो जाएगा नंबर, तो वो तो 4n हो जाएगा. तो हमारी बॉडी तो ऑलरेडी क्रोमोसोम किस फॉर्म में पाया जाता है, 2n की फॉर्म में है ना. अगर 2n से एक्सीड कर गया तो ह्यूमन बींग नहीं, फिर वो कोई और ही ऑर्गेनिज्म बनेगा. इसलिए हमने इस 2n को क्या करना है, रिटेन करना है, मेनटेन करना है इस नंबर को. ये नंबर एक्सीड कर गया तो ह्यूमन बींग की बॉडी तो डेवलप नहीं होगी, कोई और ही चीज़ डेवलप हो जाएगी. दैट्स व्हाई वी हैव टू मेंटेन दिस हाफ नंबर ऑफ द गैमेट. वन कम्स फ्रॉम द मदर एंड अदर फ्रॉम द फादर, एंड n and n बिकम 2n. अच्छा, ये बात अच्छे से मेमोराइज कर लें. सोमैटिक सेल हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं, बट जो गैमेट सेल होते हैं, ये स्पोर्स होते हैं, तो ऑलवेज अकर इन द not occur in the pair form. For example, in a man, every somatic cell has 46 chromosome in the form of 23 pairs. 23 pairs का क्या मतलब, पेयर का मतलब होता है 2 टाइम्स. अगर जहाँ 23 पेयर का मतलब है 23 2 टाइम्स होगा. 23 को 23 में अगर आप ऐड करो तो कितना बनेगा, 46. ठीक है, बट एवरी एग और द स्पर्म हैज़ 23 क्रोमोसोम. वो पेयर की फॉर्म में नहीं होते. स्पर्म भी 23 में आ जाएगा, ठीक है, और एग भी 23 में आ जाएगा. जब आप एक पेरेंट से लोगे, एक मेल पेरेंट से लोगे और एक फीमेल पेरेंट से लोगे, तो 23 किसकी इक्वल हो जाएगा. अगर ऐड करो तो 46 की इक्वल हो जाएगा. आपने 46 से एक्सीड नहीं करना. 46 से आपका क्रोमोसोम का नंबर अगर बढ़ जाएगा तो ह्यूमन बीइंग की बॉडी डेवलप नहीं होगी. इट वुड बी समथिंग एल्स. सो वी हैव टू मेंटेन दैट नंबर रेशियो. यहाँ पे कुछ एग्जांपल कोड की. मैन में 46 होता है, मेज में 20 होता है, मंकीज 48, अनिन हैज़ 16 क्रोमोसोम, कैट हैज़ 30 क्रोमोसोम एंड पी हैज़ 14 क्रोमोसोम. कैन यू सी दैट देयर इज अ क्लियर कट डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम अमंग डिफरेंट स्पीशीज. ओके, मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज द वेस्ट एंड द क्रिक मॉडल ऑफ द डीएनए. अच्छा, ये जो टॉपिक है ये थ्रू आउट डीएनए की डिस्कवरी पर है कि डीएनए किसने डिस्कवर किया, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे. इस पूरे टॉपिक का बैकग्राउंड एक्चुअली रिलेटेड है डीएनए से. ईच डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ द 1000 ऑफ द स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड. अच्छा, अगर हम जिस तरह से हम कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही. तो जो डीएनए है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है, उसकी जो आपको स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग जो यूनिट्स हैं वो उसके न्यूक्लियोटाइड्स हैं. देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द डीएनए. एडेनिन, ठीक है, एडेनिन स्टैंड फॉर द ए, थायमिन टी, साइटोसिन सी एंड ग्वानिन दैट इज जी.
तो हाउ मेनी बेसिस आर देयर, न्यूक्लियोटाइड्स, हम ये जो न्यूक्लियोटाइड इनको बेसिस बोलते हैं, ठीक है, हम इन्हें बेस भी कह सकते हैं। तो इनको हम एडेनिन हो गया, थायमिन हो गया, ग्वानिन एंड, अच्छा एक 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 बहुत अच्छा सा कोड है इसको याद करने का, at ANT, adenine, A for adenine, T for thymine and GC, at GC, at GC, GC का मतलब है G for government, C for college, at GC college। आप ये वाला कोड याद रखें तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा ये। According to the Vaster and the Crick, the model, the DNA molecule consists of the two strand formed of the nucleotide। वो ये कहते हैं कि जो DNA का स्टैंड है, जो DNA बेसिकली उसके दो स्टैंड्स होते हैं। आप इस डायग्राम में देखो, जिगजैग पोजीशन के अंदर है, ये देखिए इस तरह से यूं कर्व फॉर्म में, एक ये वाला स्टैंड है और एक ये वाला स्टैंड है। देयर आर टू स्टैंड, बेसिकली टू स्टैंड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, द टू स्टैंड ऑफ द डीएनए लिंक्ड ईच अदर बाय क्रॉस बैंड्स लाइक अ लेडर। आप देखिए ये क्रॉस, ये देखिए क्रॉस फॉर्म में है ना, ये देखिए क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरीके से। तो जो क्रॉस है, आपको लग रहा है जैसे सीढ़ी हो, लैडर कहते हैं सीढ़ियों को, तो इट दिस सीम्स लाइक अ लैडर। ट्रांसमिशन ऑफ द करेक्टर के, ट्रांसमिट करेक्टर ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, करेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल कैसे होते हैं, करेक्टर किस तरह से पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जा रहे हैं या ग्रैंड पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, किस तरीके से करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मुंतकिल हो रहे हैं। व्हेन ए ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द गैमेट बाय द मियोसिस, अच्छा ये आपको मैंने पहले बताया था, मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। रिडक्शन का मतलब हाफ, क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है पेरेंट के नंबर ऑफ क्रोमोसोम से हाफ आता है, ठीक है, इसीलिए ये मियोसिस का प्रोसेस हमेशा स्पर्म सेल में या फिर स्पोर्ट्स में होता है। बट अगर सोमैटिक की बॉडी सेल की बात करें तो उसमें माइटोसिस होता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपने क्या कर रखना होता है, डिप्लॉयड रखना होता है, में 2n रखना होता है। आई थिंक मैं काफ़ी डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजी आई गेस आप लोगों के लिए यूज़ 2n, अभी आप लोगों को इसका आइडिया नहीं होगा। मतलब जहाँ पे 2n आ जाए इसका मतलब है आपके पास नंबर n का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो है 23, ठीक है, आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम 46। तो सोमैटिक जो नंबर है कितने, आपने बॉडी सेल का नंबर कितना रखना है 46, ठीक है, 23 2n का मतलब होएगा 46। लेकिन आपने मियोसिस के या फिर आपने जो मियोसिस के थ्रू जो डिवीजन हो रही है स्पर्म और स्पोर्स की, आपने उसका नंबर रखना है n, ठीक है, n। Okay, it means the hereditary material, when an organism form the gametes by the meiosis, the number of the chromosome is reduced half in a gametes। okay, वही बात हो रही है, रिडक्शन डिवीजन इसे कह रहे हैं। नंबर जो है वो पेरेंट सेल का डिप्लॉयड डबल होता है, बट जब 4 डॉटर सेल जनरेट होते हैं उनमें हाफ हो जाता है मियोसिस के अंदर। Haploid sperms और the eggs are produced. It means the hereditary material is also reduced to the half in the gamete। ठीक हो गया, जो हमारे साथ पास हेरिडिटी मटेरियल है, डीएनए ही ट्रांसफर हो रहा है ना, डीएनए के ऊपर जीन्स है, तो वो जीन से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स को कि कौन सी करेक्टरिस्टिक्स पास आउट होंगी, कौन सी करेक्टरिस्टिक पास नहीं होंगी। तो वही बात है कि जब नंबर ऑफ आप हाफ करो, इसका मतलब है जो हेरिडिटी मटेरियल डीएनए है वो हाफ हो रहा है ना। इज़ दैट क्लियर, आर यू गेटिंग दैट पॉइंट। व्हेन मेल एंड द फीमेल ऑर्गेनिज्म मेट, ठीक है, जो मेल और फीमेल जब ऑर्गेनिज्म जो है आपस में मिलते हैं, जहाँ पे आप ये करो जो एग और स्पर्म आपस में फ्यूज़ होते हैं, द हेप्लॉइड स्पर्म सेल फ्रॉम द मेल एंड द हेप्लॉइड एग सेल फ्रॉम द फीमेल फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड सेल कॉल्ड जाइगोट। एग्जैक्टली मैं ये बात आपको बता रही हूँ, दैट्स व्हाई वी मेंटेन हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन मियोसिस, क्योंकि हमें पता है कि फर्दर जो है फ्यूजन जब होगी एग और स्पर्म की, देन दे विल बिकम डिप्लॉयड। अगर वो ऑलरेडी ही डिप्लॉयड होंगे तो बेटे वो 4n हो जाएंगे। अगर 4n हो जाएंगे तो आप बताओ 20n है आपका क्रोमोसोम का नंबर 23, इफ़ यू मल्टीप्लाई द 23 विद द 4, आपको लगता है इट वुड एक्सीड फ्रॉम द 46। तो दैट इज़ नॉट इन अ केस ऑफ ह्यूमन बींग दिस नंबर, इफ it exceed more than the 46th number of the chromosome, it wouldn't be a human being, it would be something else. In this way, the complete hereditary material DNA is restored in zygote। इस तरीके से जो complete आपका DNA का जो DNA की information है वो कहाँ store हो रही है, आपके zygote के अंदर। In this way, the physical and the functional unit of the character are transformed in the zygote। ठीक है, अच्छा जो जीन्स आपको बता रहे हैं ना कि ये उसका हाइट ये होगी, इसका कलर ये होगा, इसका मतलब आपके फिजिकल वो जो दिखते हों, तो आपके जो फिजिकल करेक्टर हैं जो दिखेंगे और जो फंक्शनल यूनिट हैं तमाम करेक्टर के, अब वो जाइगोट में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। द जाइगोट आफ्टर पासिंग थ्रू वेरियस चेंजेस डेवलप इनटू फुल ऑर्गेनिज्म विद स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक फ्रॉम द बोथ पेरेंट्स। ठीक हो गया, जाइगोट जो है उसके अंदर फर्दर जो चेंजिंग्स आएंगी, ठीक है, जब ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म के डेवलप होने तक कंप्लीट, ठीक है। वो करेक्टरिस्टिक कहाँ से आएंगी, दोनों पेरेंट्स से आएंगी। दस द ज़ाइगोट इज द फर्स्ट सेल फ्रॉम विच द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट। इज दैट क्लियर? जो ज़ाइगोट है वो पहला सेल है जिससे क्या होगी, लाइफ और ऑर्गेनिज्म की स्टार्ट होगी। नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट, इनहेरिटेबल एंड द नॉन हेरिटेबल करेक्टर्स। अब आते हैं कि वो कौन से करेक्टर्स हैं जो हम अपने पेरेंट्स से ले रहे होते हैं, और कौन से ऐसे जो इनहेरिटेबल नहीं होते, जो हम नहीं ले सकते, जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते करेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। The characters such as eye color, skin color, hair color, free or attached loops, height, intelligence, etc. are the transferred from the parents to the offspring. आपने नॉर्मली नोट किया होगा, हम अक्सर ये बात करते हैं कि इस बच्चे की जो आइज़ अपनी मामा जैसी हैं, स्किन कलर बाबा जैसा, हेयर कलर ऐसा, तो इसका मतलब है ये सारे करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जो आप जनरली ऑब्जर्व भी करते होगे नॉर्मली कि अच्छा। और आप किसी और के एग्जाम्पल ना भी कोट करें तो हम अपने आप को भी देख के आइडिया लगा लेते हैं कि ये करेक्टर मैंने बाबा से लिया, ये करेक्टर मामा से आया है। तो ये चीज़ें जो आपको फिजिकली नज़र आ रही हैं, इसका मतलब ये क्या होगी, इनहेरिटेबल है, ये आप में मुंतकिल हुए हैं, ये आप में आई हैं, ये ट्रांसफरेबल करेक्टर्स हैं जो आपने अपने पेरेंट्स से लिए हैं। सच करेक्टर दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन आर कॉल्ड इनहेरिटेबल करेक्टरिस्टिक्स। का मतलब है ये इनहेरिट हो रहे हैं, ये पेरेंट मुंतकिल हो रहे हैं। इनहेरिटेबल करेक्टरिस्टिक्स करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द जीन्स। एवरी करेक्टर इन योर बॉडी विच आर in you are inherited from your mother or a father or any grandparent. That's mean they are controlled by a genes. Many character of the parents are not transferred to the offspring because these are not developed by genes. वो करेक्टर जो जीन्स कंट्रोल नहीं करता तो वो करेक्टर्स आपके अंदर आएंगे भी नहीं। सच करेक्टर्स आर कॉल्ड नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ बॉडी ऑर्गन ऑफ अ पर्सन इज लॉस्ट और वीकेंड ड्यू टू द डिजीज, दिस करेक्टर इज नॉट ट्रांसफर टू हिज और हर चाइल्ड। अच्छा, अगर किसी के अगर फैमिली में अगर फादर या मदर डिसेबल हैं, या कोई एक्सीडेंट हुआ या किसी डिज़ीज़ की वजह से उनके बाजू या हाथ कट करना पड़ गया, या बाजू या हाथ नहीं, इट डज़ंट मीन कि जो उनकी जनरेशन होगी या उनकी औलाद होगी कि उनके अंदर भी ये करेक्टर ट्रांसफ़र होगा। अब ये जो करेक्टर है जो किसी डिज़ीज़ की वजह से आपका बाजू या हाथ का ना होना, इट डज़ंट मीन कि नेक्स्ट जनरेशन में या आपकी अगली औलाद या आपकी औलाद के अंदर करेक्टर नहीं हो, क्योंकि ये करेक्टर आपके जीन ने नहीं कंट्रोल किया बाजू का कटना। इट वुड बी एक्सीडेंटल और मे बी कॉज बाय डिजीज़। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एग्जाम्पल ऑफ द इनहेरिटेबल करेक्टर्स। अब हमने यहाँ पे बहुत से एग्जाम्पल्स देनी है कि कौन से करेक्टर जो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स से लेते हैं, लाइक आई कलर। एंड द नेक्स्ट वन इज़ अटैच्ड एंड द डी अटैच्ड लूप्स। The color of the eyes in an organism is controlled by the pair of genes. हम मुसलसल बात करें कि हर करेक्टर जो आपकी बॉडी के अंदर है वो जीन ही कंट्रोल करेगा, और जीन जो है वो स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है उस करेक्टर के लिए। वो जो प्रोटीन है फिर वो एक्सप्रेस करता है आपकी बॉडी के अंदर उस करेक्टर को। दिस इज़ एन इनहेरिटेबल करेक्टर। इसका मतलब ट्रांसफरने वाला करेक्टर है। द जीन्स कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ द ब्राउन पिगमेंट इन द आइरिस ऑफ द आई। आपको पता है आँख के आइरिस होता है आपके, तो बेसिकली क्या होता है, ये जो आई का कलर है, ठीक है, इसके लिए भी एक जीन होता है। हर करेक्टर के लिए आपकी बॉडी में जीन है। आपकी हाइट के लिए जीन है, आपकी स्किन के लिए जीन है, आपकी हेयर स्ट्रेट होंगे कर्ल होंगे उसके लिए, आपकी आई कलर क्या होगा इसके लिए भी जीन है। तो अब आई कलर के लिए जो जीन है वो क्या करता है, बेसिकली वो कंट्रोल करता है प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन पिगमेंट को इन द आइरिस ऑफ द आई। इफ़ द जीन वर्क एंड प्रोड्यूस मोर पिगमेंट द आई आर ब्लैक। अगर आपका जीन बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है, इफ़ द जीन वर्क एंड प्रोड्यूस मोर पिगमेंट, अगर आपकी जीन ने ज़्यादा अमाउंट पे पिगमेंट प्रोड्यूस किया है तो आपकी आई का कलर ब्राउन नहीं होगा, ब्लैक हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ द वेरी लेस पिगमेंट रिजल्ट इन द ब्राउन आई। अच्छा, ये बात हो रही है कि अगर अमाउंट जो है पिगमेंट का ज़्यादा होगा तो ब्लैक होगी, अगर जीन ने पिगमेंट जो है कम प्रोड्यूस किया है तो इसका मतलब आपकी आइज लाइट ब्राउन कलर की होंगी। ब्लू, ग्रीन एंड द हेजल आई कलर आर डेवलप्ड ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द ब्राउन पिगमेंट इन डिफरेंट अमाउंट्स। ठीक है, ब्लू, ग्रीन एंड द हेजल आई कलर, ये किस वजह से, ये डिफरेंस क्यों आंखों का कलर का, ये पिगमेंट की वजह से। जिस मकदार में जिस इंसान की आँख जितना पिगमेंट प्रोड्यूस करेगा जीन उसका, उस हिसाब से आपका आई कलर सेट होगा। अटैच्ड एंड द डी अटैच्ड लूप।
In some people the ear loops are attached with the sides of the face while the other have free loops. ये देखिए, आप देख सकते हो, ये है आपकी अटैच लूप और ये फ्री लूप है, ये साथ अटैच नहीं हुई, ये आपका कान जो आपकी स्किन के साथ अटैच नहीं हुआ वही फ्री है, इसे हम फ्री बोलते हैं। वो कान जो आपकी स्किन से अटैच है उसे हम अटैच लूप बोलते हैं। दिस करेक्टर इज ऑल्सो कंट्रोल बाय द जीन व्हेन द सेट जीन्स वर्क द ईयर लूप्स हैंग फ्रीली। अच्छा, जब जो भी जीन है जो आपके ईयर लूप को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, जब ये काम करते हैं तो एयर लूप क्या हैंग फ्री रह जाती है, ठीक है, उसे डिटैच का मतलब वो अलग रह जाना, डिटैच, ठीक है, हैंग फ्रीली। सम पीपल डू नॉट हैव दिस जीन, देयर एयर लूप्स रिमेन अटैच विद द साइड ऑफ द फेस, ठीक है। ये सारा रोल आपकी बॉडी के अंदर जीन्स का है, एयर लूप्स का अटैच रहना, डी अटैच रहना, कोई भी करेक्टर जो आपकी आंखों में, बेसिकली दिस इज डिसाइड बाय योर जीन इनसाइड योर बॉडी एंड विच यू इनहेरिट फ्रॉम योर पेरेंट्स, आइदर मदर और द फादर और ग्रैंड पेरेंट्स। So that's it, and that is the lecture of today, and I hope you will get it completely. Inshallah, see you soon with a new next chapter. Best of luck and Allah Hafiz.